वेलकम बैक। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, राइट। मैग्नेटिक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी वो सॉरी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला, उसके लिए एमपीओडी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट कर लिए थे, लाइक ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह थे, आंसर वन सेंटेंस वाले, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे अपन डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें अपन जो थोड़े बड़े क्वेश्चन है, लाइक 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अपने। क्या पहला क्वेश्चन है कि राइट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आपको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए ड्राइव करना है रिलेशन, ठीक है, कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे आती है और उसका डेरिवेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, सबसे अपन ये समझ लेते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट। किसके लिए यूज होती है, इसका हम यूज करते हैं एक्सीलरेट करने के लिए। किसको एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं एक्सीलरेट करने के लिए। एक्सीलरेट जैसे अपने मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर होता है हाथ में, है ना, कार वगैरह पैर में पेडल होता है, एक्सीलरेटर बोलते हैं उसको। ऐसे ही अगर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, लाइक चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है, ओके, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सब चार्ज पार्टिकल्स हैं। याद रखना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसलिए अपना जो साइक्लोट्रॉन है न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाएगा, राइट, याद रखना इस चीज को। अब इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपन को ड्राइव करना है कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली अपन ने पढ़ा था, तो डी शेप में ऐसे डी शेप्ड रहती हैं, ये इधर रहता है डी, ऐसे डी हाफ डी इधर रहता है ना। यहाँ पे अपना चार्ज जो चार्ज पार्टिकल वो रखा हुआ होता है, फिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा, मतलब सर्कल में घूमना स्टार्ट करता है, और एक टाइम पे आके ऐसे कहीं पे वो होता है, यहाँ पे अपना टारगेट होता है, उस टारगेट पे हिट कर देता है। तो कहने का मतलब ये सर्कल में घूमता है। इट मीन्स जब अपन चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है तो ये धीरे धीरे सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। और आपको पता है कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, इट मीन्स उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या मैग्नेटिक फोर्स है, उनमें से कौन सा देगा, बस उसको आपको बैलेंस करना है, इक्वल कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे करोगे इसको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेशन कैसा है इसका ना। डेरिवेशन स्टार्ट करना है अपन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ वहां पे, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे इन साइक्लोट्रॉन में अपन इन साइक्लोट्रॉन, इसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में जो अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इन साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जो अपन लगाते हैं, याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैं ऐसे लगाता हूँ परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर किसके, टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल का मोशन है, जो भी पार्टिकल का मोशन है उसके परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर मूव करता है। इट मींस पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। अब भैया उसको तो मूव कर नहीं सकते, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाते हैं पार्टिकल के मोशन, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यही प्रोवाइड करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट मींस उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये मैग्नेटिक फोर्स, एंड प्रोवाइड्स अ नेसेसरी, जो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज mv² अपॉन r। v क्या है यहाँ पे, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, m उसी का मास होगा चार्ज पार्टिकल का, r जो होगा उसका रेडियस होगा। r क्या होगा, रेडियस, वो किस पाथ में घूम रहा है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में कौन सा, लॉरेंट्ज फोर्स प्रोवाइड करता है, याद रखना। अगर वन वर्ड्स में आपसे पूछ लिया जाए कि साइक्लोट्रॉन में मैग्नेट ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहां से आता है, तो आपको लिखना है वो लॉरेंट्ज फोर्स पे आता है, उसको हम बोलते हैं QVB। क्या बोलते हैं उसको हम, QVB लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है। तो ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा अपना, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ओके, देन v से v कैंसिल कर दिया, v वेलोसिटी था, एक वेलोसिटी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, देखो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे ये मास बचा, m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहाँ से v बचा अपॉन r इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ q बचा और b बचा। q क्या है, चार्ज है पार्टिकल का, b क्या है, जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी वो b कहलाता है आपका, ठीक है। तो q है अपना चार्ज, b है मैग्नेटिक फील्ड,
m है मास और r है रेडियस जिसमें वो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो इससे अपन क्या निकाल लेते हैं, इससे अपन निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट v की वैल्यू निकाल लेते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सा सारा कुछ डेरिवेशन के ही आता है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे q, चार्ज बचा जो वो क्यू बी, ये जो r डिवाइड में था जैसा कि मल्टीप्लाई में हुआ तो क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी, ये क्या निकला है अपने पास, वेलोसिटी। लेकिन अपन को निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है अपन को, फ्रीक्वेंसी। तो अपन एक काम करते हैं, क्या करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं अपन, टाइम पीरियड। तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कितने टाइम पीरियड में मूव कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड आपको पता है सिंपल से क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था, क्या था वेलोसिटी फॉर्मूला, क्यू वी आर अपॉन एम। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा देखो यहाँ पे, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई r तो एज इट इज लिख देंगे हम, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, एज इट इज अपॉन ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम यहाँ निकाल चुके हैं, क्या निकला था, क्यू बी आर अपॉन एम। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये r से ये r कट जाएगा, कट जाएगा, और ये जो m है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो दिस हाँ, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। निकालना क्या है हमको, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो पता है हमको सिंपल सा कि फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, न्यू से, v जैसा बनाना और ये हल्का सा शर्मा देना उसको, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। क्या होता है, 1 अपॉन t, बोले तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज है उनको उल्टा कर दो, जो नीचे है t में, t का वैल्यू निकाला था हमने, t वैल्यू निकाली थी, क्या निकला था t, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब, हाँ वेरी गुड, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया तैयार। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का। सिंपली ना साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन पूछा था इसलिए हमने इतना कर दिया। अगर वो पूछा था साइक्लोट्रॉन का डायग्राम बनाओ तो हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है तो आपको इतनी आंसर आता है। सिंपल है, करना क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स कर देना है, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल कर देना है, तो आपको यहाँ से क्या निकालोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था, वो वैल्यू हमने पुट कर दी, r से r कैंसिल कर दिया, m ऊपर पहुंच गया दैट इज 2 पाई m अपॉन q b। बस कर रेसिप्रोकल कर दो, फ्रीक्वेंसी वापस मिल गई। क्लियर, समझ में आ गया, चलो आगे चलते। अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ये डायग्राम बना रखा है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर। उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये आपको फाइंड करना है इसके। ठीक है, सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपको फार्मूला या फाइंड करना है। डायरेक्ट आंसर में लिख रखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो जाएगा इसका, ये डायरेक्ट फार्मूला, ये जो ड्राइव करना पड़ेगा, बट ये इतना, हाँ बिल्कुल, ये हमें डायरेक्ट तो लिखना नहीं है, हमको तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये डेरिवेशन है। तो पहले आप ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम में क्या है, हाँ ये डायग्राम में क्या दे रखा है, कॉइल है, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऐसे जा रही है, ये हमने सर्कुलर कॉइल में ऐसे करंट ऐसे, ये जो एरो वो करंट को डिनोट कर रहा है, यहाँ से करंट ऊपर गई और फिर करंट घूमते घामते नीचे आ गया, ये करंट है। ये इसका सेंटर है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर रखा है, सेंटर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, ओ से। ये ए क्या है, ऑब्वियसली याद है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। तो ए हो गई सर्कल की रेडियस, सर्कल नहीं सर्कुलर कॉइल की रेडियस हो गई। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करा, यहाँ पर इसकी यहाँ पर एक हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, एक स्मॉल क्या ले लिया है, करंट एलिमेंट, जिसको हमने डीएल वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया है, डीएल वेक्टर। ओके, ओके। अब ये डीएल वेक्टर है दैट इज क्या हो जाएगा, लाइन वेक्टर भी बोल सकते हैं या करंट एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट। उसकी डायरेक्शन जो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंजेंशियल जा रहा है। और आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला मैंने, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस।
ओके, तो ये तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे अपन थोड़ा सा, ये जो अपन ने यहाँ पे बोला है, जो भी कथा यहाँ पे अपने गा दी, उसको लिखना तो पड़ेगा क्योंकि टीचर थोड़ा अपनी बात सुनने बैठे हैं, तो अपने जो अपन ने लिखा है वही लिखेगा। तो क्या करेंगे अपन इसमें डेरिवेशन, तो अपन ये सब ऐसे जो है ना उसको अपन यहाँ लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट वी कंसीडर, सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है, लेट वी कंसीडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, याद है ना, करंट लिखना, सर्कुलर करंट कैरिंग मतलब एक ऐसी कॉइल जो करंट को लेकर चल रही है, ये यूं कहो कि उसके अंदर करंट जा रहा है। अपन को सर्कुलर कॉइल का ही निकालना है डायमेंशन, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी बोली मैंने आपको भी, कितना रेडियस बताया था, ए, ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए, एंड कैपिटल आई करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल, कैपिटल आई करंट है जो फ्लो कर रही है, इज फ्लोइंग इन कॉइल, कॉइल के अंदर कितनी करंट जा रही है, कैपिटल आई करंट जा रही है। ठीक है, इतना हमने सब बता दिया इसके बारे में, करंट जा रही है जो डायरेक्शन बता दिया। अब ये करंट स्मॉल करंट एलिमेंट माना था, तो यहाँ हम लिख देंगे वी कंसीडर, फिर से हमने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, वी कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट, अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया हमने डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर। ओके, अब हमें पता है कि डीएल वेक्टर के अंदर या डीएल वेक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या होती है। आप लोगों को नहीं पता तो सिंपल सा बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था मैंने, बायो सेवर्ट लॉ में अपन ने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है, वो किसने बताया था आपको, बायोट सेवर्ट लॉ ने बताया। ठीक है, तो हम बायोट सेवर्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हटा देना, ये मत लिखना इसको ना, अभी फाइनल आंसर लाना है हमको, ये तो हमने लिख दिया था मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पहले अपन ले रहे हैं स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, तो डीएल वेक्टर, तो जो डीएल वेक्टर जो करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, किसके थ्रू लिख रहे हैं, बायोट सेवर्ट लॉ के थ्रू। तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या पता है हमको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बट इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है इसलिए ये ऐसा आ जाएगा, आई फिर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, क्या लिखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई देन ब्रैकेट के अंदर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसको अगर हम ओपन भी कर देंगे डीएल और आर को तो सिंपल सा डीएल आर साइन थीटा आ जाएगा, अगर आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या जाएगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपको ये एक लिख लेना, या तो ये वाला लिख लेना या नीचे वाला लिख लेना, कोई भी एक याद रखना। ठीक है, आई डीएल आर, या डायरेक्ट अपन आर स्क्वायर ही कर दें क्या, अपन डायरेक्ट आर स्क्वायर कर दें क्या, क्योंकि आर स्क्वायर से भी आंसर ऑलमोस्ट आ ही जाएगा अपना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर ही करते हैं, कोई कंफ्यूज करे आपको, ज्यादा कंफ्यूज करने का फायदा होगा नहीं, एक काम करते हैं डायरेक्ट सिंपल सा स्केलर फॉर्म ही लगा देते हैं। स्केलर फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप कर देते हैं और ये अपना पहन लिया अपन ने, तो ये लिख देता हूँ आइडियल साइन थीटा, चलो स्केलर फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, वेक्टर का गड़बड़ हो जाएगा अपन आर सिंपल, ये तो किसके थ्रू है, बायोट सेवर्ट लॉ, हमने रेडियस कितनी मानी है यहाँ पे ए, इसको हमें रेडियस को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए से, तो यहाँ पे आप एक काम करना, जब स्केलर फॉर्म में लिखते हैं ना तो वेक्टर भी हटा दो, तो हमारे पास डी भी इक्वल टू आ जाएगा, तो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज आर कितना है आपके पास, रेडियस कितना है ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एंगल है थीटा, थीटा किस किसके बीच में एंगल है, तो थीटा जो है रेडियस और डीएल वेक्टर, क्या बोला मैंने, थीटा किसके बीच में एंगल है, रेडियस दैट इज ए और डीएल, रेडियस और डीएल के बीच में आपको एंगल दिख रहा होगा, देखो अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ जी अब दिख रहा होगा, रेडियस और डीएल के बीच में कितने डिग्री का एंगल लिख रखा है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल लिख रखा है, 90 डिग्री का, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइन थीटा की जगह साइन 90। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना सिंस एंगल between dl vector
बोले तो करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर बोले तो ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इज थीटा विच इज 90 डिग्री। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन ए स्क्वायर साइन 90, थीटा की 90 का साइन 90 का वैल्यू पता होगा तुम लोगों को, कितना होता है साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए साइन 90 यहाँ पे 1 होता है। तो ये आ गया आइडियल अपॉन ए आ जाएगा ना मल्टीप्लाई, सिंपल ये आ गया अपना। ये तो स्मॉल एलिमेंट है, ये अपने छोटा सा एलिमेंट के थ्रू निकाला है, बट हमको तो पूरे कॉइल के थ्रू निकालना है, तो हम इस ऐसे ही इस कॉइल को ऐसे छोटे छोटे से करंट एलिमेंट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे देखो छोटे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे, राइट, ऐसे ऐसे बहुत से कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल का मतलब क्या होता है समेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हम निकाल क्या रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू, ड्यू टू कॉइल, कॉइल के थ्रू, कॉइल के अंदर बहुत सारे करंट एलिमेंट है इसलिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी बी का हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया साइड। अब इस साइड जो वैल्यू है उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी हमारे पास, इसमें से जो भी कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे, जो भी कांस्टेंट उसको हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। डीबी का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बी आ जाता है, ये मैंने आपको मैथ्स में पढ़ाया था, जैसे dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है, dy का करते हैं तो y आ जाता है, ऐसे म्यू नॉट एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 4 पाई भी अपने आप में क्या है कांस्टेंट है, राइट। करंट हम चेंज नहीं करेंगे तो करंट भी अपने आप में क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, करंट कौन सी जो सर्कुलर कॉइल के अंदर यहाँ से जा रही है, ये चेंज नहीं कर रहा है इसलिए कांस्टेंट रहेगी। अच्छा हम कॉइल को भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसकी रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, तो यहाँ पे रेडियस भी हमारी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। सब कुछ बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, बचा ये डीएल, तो सिंपल हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो ओवर क्या हो जाएगा डीएल, डीएल के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है डीएल के ऊपर इंटीग्रेशन हमको करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल क्या है ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, डीएल कहाँ है देखो सर्कुलर कॉइल की सरकमफेरेंस पर है, तो एक प्रकार से सब डीएल को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाएगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो आर की जगह हमारे पास ए है तो 2 पाई ए, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया देखो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा और भी कुछ कैंसिल हो रहा है देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और ये 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे नीचे 2 बचा 2 और एक ए बचा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2, सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2। एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ क्या करा इसमें हमने, देखो ये जो हमने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम के बारे में हमने पहले यहाँ पे लिख दिया कि एक सर्कुलर करंट कॉइल है जिसके अंदर आई करंट जा रही है और उसकी रेडियस क्या स्मॉल ई है, क्लियर। हमने माना कि जो कॉइल है वो छोटे छोटे स्मॉल करंट एलिमेंट्स मिलकर बनी हुई है और करंट एलिमेंट हमने मान लिया क्या डीएल, तो डीएल वेक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमने पहले यहाँ पे फाइंड कर, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, किससे थ्रू आया ये बायोट-सैवर्ट लॉ, बी डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। sin थीटा क्या है, sin थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट और रेडियस, करंट एलिमेंट एंड रेडियस। तो आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में कितने डिग्री एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, कैसे बता सकते हैं 90 डिग्री, तो देखो रेडियस इसके अलोंग लग रही है इस डायरेक्शन में, लो ऐसे आ गया रेडियस ऐसे लग रही है और जो डीएल वेक्टर है वो टेंजेंशियल जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये हमेशा याद रखना टेंजेंट जो होता है रेडियस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, दैट्स व्हाई एंगल क्या आ गया 90 आ गया, तो sin 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अपॉन ए स्क्वायर, राइट, सिंपल इतना क्लियर है। अब क्या करना है कुछ नहीं भैया, अब हमारा जो ये जो कॉइल है वो छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स मिलकर बना है, तो हम सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे इसलिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन एक एडिशन का ही तरीका है, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, डीबी का इंटीग्रेशन बी आ जाएगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं बचेगा सिर्फ डीएल, तो डीएल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको सरकमफेरेंस देगा, क्या देगा सरकमफेरेंस, रेडियस से रेडियस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल और हमारा आंसर आ गया, राइट। चलो अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो ये लिखा हुआ है हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी इंक्रीज, हम
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में दो होती है, एक करंट सेंसिटिविटी होती है और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम अमीटर भी बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम वोल्टामीटर भी बना सकते हैं, है ना, शंटिंग वगैरह के थ्रू आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। ओके चलो, तो देखते हैं सेंसिटिविटी होती क्या है। तो अपन यहाँ पे ना ही करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं ना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। We talk about general sensitivity of a moving coil galvanometer. सिंपल सी सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो सेंसिटिविटी होती क्या है, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। दो टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, याद रखना। एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है, क्या बोला मैंने, डेड मतलब मरा हुआ, बीट जैसे अपना हार्ट बीट करता है ना, ऐसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर। और दूसरा होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जो सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर की उसको हम डिफाइन करते हैं, तो लिखेंगे हम इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये क्या होती है, एक प्रकार से रेशियो है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, या एक काम करो उसको रेशियो मत लिखो आप, जस्ट अ मिनट, इसका बस लिखो इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, क्योंकि आपने उसमें डिफ्लेक्शन लेते हैं ना अपन। इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है जब हम उसमें करंट पास करते हैं ना, करंट या पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं, while passing करंट इसमें हम जो अप्लाई करेंगे माइक्रोमीटर ही करेंगे ना, माइक्रो एम्पियर करंट, while passing 1 माइक्रो एम्पियर करंट, जब हम इतना करंट इसमें पास कर रहे हैं तब जो होगा उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो अब यहाँ पे आप उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना करंट देने पर, कितना करंट देने पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, ये आपको याद रखना, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे इसका अगर ज्यादा और आप प्रॉपर फॉर्मूला देखोगे तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा NBA/C। ये फॉर्मूला होता है स्पेशली फॉर सेंसिटिविटी, NBA/C। इसमें कौन क्या मीनिंग क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। जो हमारी कॉइल है ना गैल्वेनोमीटर की, जो मूविंग कॉइल है उसमें कितने टर्न्स है, 10 15 20 जो भी। B क्या है यहाँ पे, B है मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट्स की वजह से। ए क्या है यहाँ पे, ए एरिया कहलाता है। ए क्या कहलाता है यहाँ पे, एरिया। एरिया किसका, कॉइल का, जो कॉइल है ना उसका एरिया कहलाएगा ए। अब बात आती है सी की। सी क्या है, तो सी होता है अपना टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, क्या मतलब हुआ इसका पर यूनिट ट्विस्ट, एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं आपको। मान लो ये कॉइल है, आपकी कॉइल है, यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं मैग्नेट्स रखिए, ये आप मान लेते हैं मैग्नेट्स रखिए नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो अपनी कॉइल है, ये क्या है, अपनी कॉइल है, ये कॉइल मूव करेगी लेफ्ट राइट इस टाइप से मूव करेगी। तो मूव करे, कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो क्या होगा, ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट को फिर वापस लेके आना है। तो मान लो ये कॉइल जो है, मान लो इस ABCD, मान लो घूम के ए बी वाली जो पोजीशन है वो डी सी ले आ गई, मतलब यू एकदम फ्लिप उल्टी हो गई। तो उसको वापस पोजीशन में भी तो आना है कि नहीं आना है, तो हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को बोलते हैं कपलिंग ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, कपलिंग ऑफ फोर्स, जो दो साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का हो बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपना। अब हमने क्या बोला इसमें, ये तो पूछा ही था, इसमें तो ये पूछा कि इनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबको पता है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगी, एरिया को बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगी। क्या देखो आप, ये सेंसिटिविटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आए तो नंबर ऑफ टर्न्स के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एरिया। अगर ऊपर वाली चीजों को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसको अगर बढ़ा देंगे, बिकॉज ये एंटी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अगर सी को बढ़ाएंगे तो के क्या हो जाएगा, कम।
क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको हम इंक्रीज करेंगे तो वो डायरेक्टली इंक्रीज होगी। कहने का मतलब अगर n इंक्रीज होगा तो k इंक्रीज हो जाएगा। k क्या है यहाँ पे? सेंसिटिविटी। अगर b इंक्रीज होगा बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बट अगर c इंक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब हमें c को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा सो दैट हमारा सेंसिटिविटी मतलब हमारी नहीं गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना मतलब एक सेकंड जस्ट वेट। ओके, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन क्या है? एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड से निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किससे? करंट कैरिंग सोलेनॉइड का निकालना है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इस टाइप से होती है, मतलब कॉइल्स को ऐसे कर देते हैं, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। ये इस टाइप से, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर एक आई करंट जा रही है, यहाँ से ये आई करंट जा रही है, वजह से निकल जाएगी, ठीक है ना? सिंपल। तो ये सोलेनॉइड है अपना, ठीक है। अब ये सोलेनॉइड की कुछ लेंथ होगी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इसकी लेंथ होगी। स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग कितनी बड़ी है उस टाइप से। ऐसे अपन क्या करते हैं, सिंपल से वायर को ऐसे एक इंडक्टर होगा, कोई इंडक्टर नहीं सॉरी इंसुलेटर टाइप होगा, उसके ऊपर ऐसे बाउंड कर देंगे, ठीक है। तो उससे अपना एक सोलेनॉइड बन जाता है। कंडक्टिंग वायर होते हैं ये, जो होते हैं वो कंडक्टिंग वायर होते हैं, ठीक है। तो अपन लिखने के यहाँ पे डायग्राम तो आपको बनाना ही है। लिखना क्या है तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कंसीडर, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक सोलेनॉइड है हमारे पास। कंसीडर अ सोलेनॉइड, इसका लेंथ हम बताया अभी, लेंथ होगा कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इसका लेंथ मान लेते हैं ऑफ लेंथ 2l। लेंथ कितना है इसका? 2l है। ओके, अब देखो ये सर्कल टाइप से बन रहा है आपको, देखो यहाँ पे जब ये बाउंड होगा, जैसे स्प्रिंग देखा होगा आपने, स्प्रिंग कैसा होता है? ऐसे तो होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे अगर मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ ना आपको, इस टाइप से ऐसा होता है कि नहीं होता? इस टाइप से ऊपर से दिख रहा है बस, है ना। साइड से देखेंगे तो उस टाइप से दिखेगा आपको, दिखता है क्या? दिखता है। तो सर्कल टाइप बन जाते हैं। सर्कल बनेगा तो उसकी कोई रेडियस होगी कि नहीं होगी सर्कल की? तो अपन मान लेते हैं सोलेनॉइड जिसका लेंथ 2l है और रेडियस उसकी, रेडियस कितनी मान लेते हैं अपन? रेडियस a है, रेडियस a मान लेते हैं, ठीक है। और n कुछ ही मान लो, जो मर्जी आप। n जो है नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है ना आपको इतने सारे, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n को अपन मानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसके अंदर मान लो करंट जा रही है, तो ये कैरी कर रहा है, कैरिंग अ करंट, करंट जा रही है। करंट को हमने बता दिया क्या है करंट, ये लिखा हुआ है कैपिटल आई, कैपिटल आई करंट इसके अंदर जा रही है, ठीक है। अब सेम वही करना है अपन को जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया, एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे, फिर बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला आएंगे, उसके अकॉर्डिंग पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन वगैरह कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ लगा देंगे, ओके, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर जैसे अपन वहां पे एक लाइन एलिमेंट माना था ना, देखो दिखा देता हूं, जैसे देखो ये अपन एक स्मॉल करंट एलिमेंट माना था डीएल वेक्टर, इसमें अपन अभी लाइन तो है नहीं, तो इसमें अपन सर्कुलर करंट एलिमेंट मान लेंगे। कंसीडर अ स्मॉल सर्कुलर करंट एलिमेंट, इसमें लाइन था, इसमें सर्कुलर करंट एलिमेंट मान लिया, एक स्मॉल सर्कुलर करंट एलिमेंट है, ठीक है। करंट एलिमेंट है ऑफ, उसका अपन क्रॉस सेक्शन मानना पड़ेगा, रेडियस मानना पड़ेगा, तो अपन मान लेते हैं ऑफ थिकनेस, इसकी थिकनेस मान लेते हैं अपन dx, मतलब ये जो एलिमेंट है उसका जो थिकनेस क्या है? dx, ठीक है। जो कहां पे, जैसे मान लो ये सेंटर है, ये सोलेनॉइड के कहीं ना कहीं सेंटर को मान लो, यहाँ पे कहीं सेंटर है, यहाँ पे हुआ, तो उससे कितने डिस्टेंस पर है, मतलब हमें यहाँ पे मानना है, यहाँ पे मानना है, कहाँ पे मानना है, तो अपन ने मान लिया कि वो जो है विच इज एट x डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है, इज इट विच इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कहां से? सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का जो सेंटर है वहां से x डिस्टेंस में, मान लो ये x डिस्टेंस, यहाँ पे x डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड का ये जो है टर्न, इसको अपन मान लिया इसकी थिकनेस क्या है? dx, ठीक है। तो इससे अपन निकाल लेंगे सिंपल सा, क्या निकाल लेंगे सर? मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जो अपन ने dx माना ना, इसमें स्मॉल से कर रहे हैं, उसमें भी स्मॉल से किया था अपन ने, जैसे डीएल वेक्टर से निकाला था ना,
बड़े से अपन टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करते हैं। बड़े का मतलब छोटे का मतलब नहीं है कुछ इसमें। स्मॉल का मतलब है सिंपल सा एक स्मॉल एलिमेंट से, बड़ा कुछ नहीं होगा, बड़ा मतलब टोटल सोलेनोइड से निकालेंगे, ठीक है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीवी मान लेते हैं, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ये थोड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, ये आपने जब पूरे चैप्टर पढ़ा था, रिवीजन टाइप चल रहा है, जब पूरे चैप्टर पढ़ा था तो उसमें था ये क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट उसकी थिकनेस दैट इज dx, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, आई जो करंट जा रही है उसके अंदर वो, ए स्क्वायर बोलते हैं रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2, 2 के बाद क्या, जैसे ये अपन मान लेते हैं रेडियस अपन ने इसकी मान रखी थी ए, रेडियस अपन ने इसकी क्या मान रखी है ए मान रखी है, और x अपन ने इसका डिस्टेंस मान रखा है, राइट। और इसका जो लेंथ है वो दैट इज लेंथ कितना था 12 था, ओके। तो यहाँ फॉर्मूला आपको बन जाएगा ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टफ हो रहा है ना, थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है, एक सेकंड, ये न्यूमेरिकल जरूर, चलो न्यूमेरिकल धीरे धीरे फटाफट में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वायर, ओके हाँ स्कूल वाले नहीं, मेरे को लगा बोर्ड वालों ने दी, बोर्ड वाले देते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है, अ वायर कैरिंग 8 एम्पीयर करंट, वायर के अंदर कितनी करंट जा रही है 8 एम्पीयर, तो आप लिख लो सबसे पहले गिवन में कि है क्या क्या पास, आपके पास यहाँ पे करंट है, ठीक है, करंट दैट इज आई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 8 एम्पीयर करंट is placed in a uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, तो यहाँ पर आप लिख दोगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, मान लो सपोज न्यूमेरिकल आ गया और आपको नहीं आ रहा है, तो जो गिवन है वो तो लिख के आ ही आ, ठीक है ना। गिवन में मार्क्स वगैरह तो कुछ नहीं आता, लेकिन ये आता है कि मान लो कोई बच्चा फेल हो रहा हो, समझ रहा हूँ, फेल हो रहा तो टीचर कहीं ना कहीं उसको पास करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपको नंबर एक आध दे देगा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, कौन बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, एक सेकंड, हाँ वायर, वायर जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, वायर है, वायर का मतलब आपको पता है बायो सेवर्ट लॉ, वायर स्ट्रेट वायर का मतलब क्या होता है बायो सेवर्ट लॉ, तो आप यहाँ पहले लिख दूं एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है, वायर, वायर और मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, वो दे रखा है आपको 30 डिग्री, कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। पूछा क्या है देखते हैं अपन को, मैग्नेटिक फील्ड तो दे रखी है, पूछा क्या था अपन को, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अच्छा फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूछा है दैट इज एक्टिंग ऑन इट्स यूनिट लेंथ, उसकी यूनिट लेंथ, लेंथ यूनिट दे रखी है मतलब 1 लेंथ दे रखी है, यूनिट लेंथ का मतलब होता है लेंथ जो है वायर की वो कितनी है 1, वायर का जो लेंथ है वो कितना है 1, तो आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है आपको फोर्स, सिंपल है, ये आपका जो फोर्स निकालना है आपको, जो कि क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला आना पड़ेगा, तो आप लिख दो यहाँ पे बीन हो जाएगा, एक फॉर्मूला एक कर लो, एक फोर्स होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स के तो बहुत से फॉर्मूला होते हैं, बट यहाँ पे आपको कौन सा लगाना है, एक तो लॉरेंट्ज फोर्स भी होता है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, बनेगा उसी से, बट यहाँ पे आप वाला फोर्स इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, यहाँ पे क्या दिया है वायर है जिसमें करंट है, उसका लेंथ दे रखा है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं आई बी एल साइन थीटा, क्या बोलते हैं हम आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना, फॉर्मूला कैसे याद रखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 3 दिनों से, तो आपको याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला आना पड़ेगा आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। आई कितना दे रखा है आपको 8 एम्पियर दे रखा है, आई कितना दिया आपको 8 एम्पियर इनटू बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला, तो देखो एक चीज याद रखना, यहाँ तो आपको सभी कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है, बट नहीं हो, अगर नहीं हो ऐसा यूनिट में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो आई को अपन रख दिया, आई को अपन रख दिया एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया 0.5, लेंथ कितना दिया था 1 दिया था, आई बी एल हो गया साइन थीटा, तो साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है किसी को कितना होता है, साइन 30 1/2, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 8 into 0.15 into 1/2, 2 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 4, कितना आ जाएगा 4, तो f इक्वल टू कितना हो गया 0.5 into 0.15 into 4, 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 15 4 का कितना होता है 60, बट 0 पॉइंट है तो आ जाएगा आंसर आपका 0.6,
और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन। लेकिन निकालना क्या था, एक्टिंग ऑन इट्स यूनिट लेंथ, हाँ फोर्स निकालना था, तो फोर्स आ गया आपका 0.6 न्यूटन। जैसे किसी में स्केलर ठीक क्वांटिटी है, हो या जस्ट अ मिनट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ तो 1 हो गई, बट इसमें पूछा क्या है, एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, आंसर तो सही यूनिट लेंथ फोर्स इक्वल टू 0.6 न्यूटन। अच्छा इसके नीचे ये लिख देना, फोर्स, हो सकता है आपसे ये पूछा हो, फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ या यूनिट लेंथ जो हो जाएगा, मतलब लेंथ से डिवाइड कर देना, सिंपल सा आपका चेंज जो आएगा वो उसकी यूनिट में आ जाएगा 0.6 न्यूटन मीटर इनवर्स। क्यों मीटर इनवर्स, क्यों, क्योंकि उन्होंने पर यूनिट लेंथ पूछा, क्या पूछा उन्होंने, पर यूनिट लेंथ, इसलिए आपको ये उसका आ जाएगा। ओके, तो ये आपको फोर्स आ गया सिंपल। ओके चलो, हाँ जी अब आगे चलते हैं, और आगे जो अपन करेंगे वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।